भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोकतंत्र की हत्या जिस तरह कर रहा है वो देश के लिए शुभ लक्षण है। और मैच फिक्सिंग और इंस्टीट्यूशंस की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाई। अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रंजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त मुकाबला का है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और फिर से हथियार बनाया चुनाव आयोग को। लेकिन इस बार वो बिहार को भी ले आए। उन्होंने एक लेख लिखा और कहा कि जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया वही बिहार में करने वाली है। इस पर बीजेपी कह रही है कि राहुल को अभी से बिहार में अपनी हार दिखाई दे रही है। हम आज इसी पर मुकाबला करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल के आरोपों में कितना दम है और क्या उन आरोपों का बिहार से भी कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी ने अखबार में एक लेख लिखकर फिर से महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। एक बार फिर से चुनाव आयोग पर उंगली उठाई और बीजेपी को घेर दिया। राहुल ने अपने लेख को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई क्यों हुई थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उनकी एक एक बात का समर्थन करता हूं और ये पहली बार नहीं कह रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन में हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसके विरोध में, चाहे वो पार्लियामेंट और असेंबली के बीच में बढ़े हुए वोटों की बात हो, चाहे शाम को परसेंटेज जितना था, सुबह कुछ बताया गया, जिस तरह सेलेक्टिव बूथ कैप्चरिंग की गई, सारी बातें हमने कही हैं। वही बात राहुल जी ने कही और मैं उनकी एक एक बात का समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोकतंत्र की हत्या जिस तरह कर रहा है वो देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। तो सेना, सांसद और संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार कुठाराघात करना, कंडीशनल कमिटमेंट रखना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और मैच फिक्सिंग और इंस्टीट्यूशंस की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाई। अब 50 वर्ष होने वाले हैं। हमने देखा है कि कैसे हर संस्था को कुचलने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। राहुल ने अपने आरोपों को महाराष्ट्र से निकालकर बिहार तक भी पहुंचाया है। उन्होंने एक्स पर किए पोस्ट में 5 स्टेप बताए हैं कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई और फिर लिखा, हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। एकदम हर वोटर लिस्ट में 5-5, 10-10 हजार वोट एक्स्ट्रा जुड़ गई। इतने आदमी एकदम तो नहीं आते। वहां उस ड्रेस पे एक बिल्डिंग में 200-200 आदमी रह रहे हैं, जहां का वहां रहने की कैपेसिटी 50-60 है। तो ये धांधली हुई है। इसके लिए हमने पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन होकर, क्योंकि ये लोकतंत्र का कत्ल है, गलत तरीके से लोग चुन के आएंगे तो देश का हाल कैसा होगा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया और लिखा कि किसी के भी द्वारा भ्रमित करने वाली सूचना देना न सिर्फ कानून का अपमान है, बल्कि उन्हीं की पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों की साख गिराना है। इन आरोपों से चुनाव कर्मियों का मनोबल भी गिरता है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी पर हमला किया और 5 स्टेप बताए कि राहुल कैसे झूठ बोल रहे हैं। राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी और इसके सहयोगी हमलावर हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, तो दूसरी ओर टीएमसी भी राहुल जैसा ही आरोप लगा रहे हैं। बहुत सीरियस एलिगेशन है। बंगाल, ये महाराष्ट्र, दिल्ली में हम लोग देखा है और बंगाल में ममता बनर्जी वो पकड़ लिया था। हम लोग ये देखा कि दूसरे स्टेट से वोटर लिस्ट से उठाकर यहाँ का बंगाल का वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। वो कैसे हुआ? ये वोटर्स नंबर्स बढ़ गया था और दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से
यहाँ पे वो लोग डाल दिया था। ये बंगाल में ये पकड़ा गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के जाति सर्वे के बाद पहले ही 75% का रिजर्वेशन कोटा तय कर चुकी है, जिसमें 50% का कैप अपने आप हट गया। चंद घंटे पहले तक राहुल बिहार में थे। बिहार में उन्होंने जाति जनगणना और कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार को घेरा। बिहार से लौटे तो महाराष्ट्र में चुनाव की धांधली का आरोप लगाकर बिहार तक पहुंच गए। मतलब यह है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के लिए सियासी माहौल एकदम फिट कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के आरोप से राहुल गांधी को फायदा होगा? और आज हम चर्चा करेंगे जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर के, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। वो एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल है, चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी राहुल बार बार आरोप क्यों लगा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी का आरोप बिहार चुनाव में मुद्दा बन सकता है? और तीसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को बिहार में अपनी हार दिखने लगी है? सवाल यह भी है कि जीत के बाद राहुल चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप क्यों नहीं लगाते, जैसे कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया। ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और इसी पर बात करने के मेरे साथ गोपाल अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नासिर हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मेरे साथ आनंद दुबे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के। मेरे साथ कृष्णा हेगड़े हैं, प्रवक्ता शिवसेना। प्रोफेसर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता आरजेडी का। आप सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ अभिषेक झा भी जुड़ेंगे जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नासिर हुसैन साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग बार बार स्पष्ट करता है, बार बार कहता है कि भाई जो आप कह रहे हैं उसका सवाल, उस सवाल का जवाब दिख रहा है। तो क्या बिहार में बीजेपी ये कह रही है या पक्ष में लोग बैठे ये कह रहे हैं कि आपको हार दिखने लगी, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं? नहीं, चुनाव आयोग क्या कह रहा है वो मतलब नहीं है। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझिए। हाँ। चुनाव आयोग से गुमराह कर रहा है। चुनाव आयोग सच्चाई बता नहीं रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। हाँ। मैं कहता हूं महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए तो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में 9 करोड़ 29 लाख वोटर थे। एक विधानसभा के इलेक्शन में 9 करोड़ 70 लाख वोटर हो जाते। ये 5 महीने में वोटर कैसे बढ़े, इसका चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हम पूछना चाहते हैं, जब शाम के 6 बजे तक वोटिंग 60 से 58% होता है तो अगले दिन 66% कैसे बढ़ जाता है? ये 72-76 लाख वोटर कहां से आते हैं? ये क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम इसकी आवाज उठा रहे। 1 करोड़ 40 लाख लोगों की ये आवाज, 140 करोड़ लोगों की ये आवाज कैसे हम दबा सकते हैं? आप अच्छी तैयारी करके आए हैं। नहीं, सुन लीजिए नासिर साहब, आप अच्छी तैयारी करके, लेकिन मैं आपको एक डेटा और देता हूं। आपने ये कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में 9 करोड़ 23 लाख वोटर थे, विधानसभा में 9 करोड़ 63 लाख हो गए। यानी आपने ये कहा कि 39 लाख वोटर बढ़ गए 5 महीने में, यही कह रहे हैं ना आप? यस। फिर आप देखिए, नहीं, अब आप आइए ना सर, 2019 में आइए ना। 2019 में इन्हीं 5 महीनों में 43 लाख वोटर बढ़ गए। 8.43 थे, बढ़कर 8.86 हो गए। अब 2014 में आ जाइए सर, 28 लाख वोटर जुड़ गए इन 5 महीनों में। फिर 2009 में आ जाइए सर, 30 लाख जुड़ गए। 2004 में आ जाइए सर, 29 लाख जुड़ गए। तो हर ये 4 से लेकर के 24 तक होता रहा। 20 साल का डेटा है सर ये। तो ये सर ये 5 सालों में हुआ है, ये कोई 5 महीनों में नहीं हुआ है। हाँ। 2019 में 8 करोड़ 98 लाख वोटर होता है महाराष्ट्र में। मैं सहमत हूं आपसे। और यही 2024 में 9 करोड़ 29 लाख होता है। मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन लोकसभा का चुनाव और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये आंकड़े बढ़ते हैं सर। नहीं, आप सुनिए, महाराष्ट्र में बूथ कितनी है? 1 लाख बूथ है, पर वोटर कहां बढ़ते हैं? जहां बीजेपी कमजोर थी, 12,000 बूथ पे वो वोटर। सर क्या 2019 में भी बीजेपी कमजोर थी? 2014 में भी थी, 2009 में भी थी, 2004 में भी थी। जो 12,000 बूथ पे हम क्लेम कर रहे हैं, उस बूथ को आप चेक कराइए कि उस 12,000 बूथ पे बीजेपी को कितना वोट मिला। मैं गोपाल अग्रवाल जी के पास जा 85 सीटों को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है सर, अब मैं मैंने डेटा सर आपके सामने रख दिया, आपने डेटा पे बात किया, मुझे अच्छा लगा। वोटों की चोरी है। ठीक है, वोटों की चोरी से मैं गोपाल अग्रवाल जी, मैं कह रहा हूं कि वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आपने चुनाव आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, उन इलेक्शन कमीशन के, उसमें धांधली का आरोप लगाया। 5 पॉइंट राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें आपने जज सीजीआई को हटा दिया, अब अपने मन से कर रहे हैं, फिर भ्रमित करते हैं।
देखिए, असली बात यह है कि हमारे को अगर प्रजातंत्र में चलना है तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर विश्वास रख के या इंस्टीट्यूशंस के कार्रवाई को आगे लेके चलना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन के, हमारे संविधान ने इलेक्शन को करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी है। अब आप एक इंडिविजुअल के क्वेश्चंस को, जो उसको कि कई बार जवाब दिया हुआ है, राहुल गांधी तो बार बार पहले वीवीपैट पे लगे हुए थे, उन्हें तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी क्वेश्चन है, उन्हें तो सीज फायर पे भी क्वेश्चन है। नहीं सर, कोई भी सरकार मैं माफी के साथ चाहता हूं, मुद्दे पे हम लोग रहें तो ज्यादा बेहतर है। मेरा सीधा सवाल ये था, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने चयन प्रक्रिया से सीजीआई को हटा दिया, तो चयन प्रक्रिया से जब सीजीआई को आपने हटाया तो एक केंद्रीय मंत्री को रख लिया, तो प्रक्रिया को आपने अपने पक्ष में रख लिया। साहब, उनका सीधा सीधा ये कहना है पैनल में गड़बड़ी की आपने। नहीं, पैनल में कोई गड़बड़ी नहीं करी। ऐसे तो अगर आप 1947 से आगे देखेंगे तो प्रक्रिया के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत कई बदलाव हुए हैं। उन बदलाव के अनुसार अगर किसी प्रक्रिया के अंदर, उसमें एलओपी भी तो है, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करते? उस वक्त क्यों नहीं कहते कि हम इससे नहीं सब? सर, ये तो जब आपको भी पता है कि जब दो लोग एक पक्ष में वोट कर देंगे, तीसरे का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मतलब कैसे नहीं रहेगा? सिलेक्शन कमेटी का भी होता है। इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन है, सीजेआई का जो वर्किंग है, जिसको भी रखा संविधान के तहत ही रखा ना। आप संविधान के अंतर्गत ही तो काम करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, हमें जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, हमें पार्लियामेंट पे विश्वास नहीं है, तो किस इंस्टीट्यूशन पे आपको विश्वास है? केवल कांग्रेस का कमेटी पे विश्वास है क्या? ठीक है, ओके, मैं दोबारा आता हूँ। आप क्वेश्चन तो हर चीज पे कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं आऊंगा सर, मैं दोबारा आऊंगा। बाकी लोग भी आ गए हैं तो उनसे भी एक बार चर्चा कर लेता हूँ, फिर दोबारा आप जीतते तो क्यों नहीं प्रश्न करते? ठीक है, दोबारा आपके पास आ जाता हूँ। अभिषेक झा भी मेरे साथ आ गए, जेडीयू के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है सर। नवल किशोर जी, क्यों राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, वहां गड़बड़ हो जाएगा? बिहार में हार दिखने लगी है क्या? देखिए, साक्ष्य और आधार पे अगर बात करना हार का सूचक है तब तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन आपने देखा हो कि पिछले बार बिहार चुनाव में करीब 10 से 15 सीट ऐसे थे जो हम हारे नहीं, हराए गए, और वो पूरा दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। आपने यह भी देखा होगा कि 2 बजे के बाद एकाएक जो काउंटिंग है स्लो कर दिया गया। जब हम ईवीएम को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहेगा, 100% हम दिखाने में कारगर रहेंगे, तो यहाँ पर आपने डिले क्यों किया? ये तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा दर्शाती है। जहां तक अभी संविधान, वो इसी तरह से एक पक्ष के 2 लोग सीईसी के अपॉइंटमेंट में नहीं है, वो अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए। पहले उसमें सीजेआई थे। अमेंडमेंट के द्वारा अगर सरकार अपने बहुमत और बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपनी दादागिरी चलाना चाहती है तो किसी को भी शक होगा। आपने अगर वीवीपैट का इतिहास देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में माना ना कि हो सकता है गड़बड़ी हो सकता है, इसीलिए वीवीपैट को काउंटिंग का आदेश दिया। अच्छा, मुझे बताइए प्रोफेसर नवल किशोर, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 2010 में या 2017 में जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा खुलेआम कि भाई आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, गड़बड़ी करके दिखाइए, तब तो आप गए ही नहीं साहब। गया कौन? सीपीएम। नहीं, 2 पार्टियां सिर्फ गई सर, और एनसीपी। देखिए, सीपीएम और एनसीपी गई सर, नहीं गए आप, कोई नहीं। क्यों नहीं गए साहब? अब अच्छा, तो आप थोड़ा आप हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे और प्रभावशाली हैं। आप थोड़ा इतिहास में जाइए और भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम पर पोजीशन देखिए। जिसने ईवीएम पे किताब लिखा कि ये ईवीएम सरासर फ्रॉड का रास्ता है, उसको अपने राज्यसभा का मेंबर बनाया। ये झूठ है क्या? जिस आडवाणी जी ने उसका विमोचन किया, प्रस्तावना लिखा, आडवाणी जी ने प्रस्तावना लिखी, मुझे पता है सर। किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है। मैं सहमत हूं सर। ये सवाल आप गोपाल अग्रवाल जी से बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। और थोड़ा नहीं, और थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए, बस 10 सेकेंड जी। तो और वही लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या डिमांड किया था यूपीए 1 और 2 में कि जो सीईसी का गठन नियुक्ति हो उसमें एलओपी दोनों हाउस के रहे, ठीक है, केवल लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के 10 लोगों का उन्होंने सुझाव दिया था सीजीआई के साथ में। आज आप सीजीआई को हटा दे रहे हैं, ठीक है, और आप अमेंडमेंट के द्वारा, तो शक क्यों नहीं होगा? ठीक, अभिषेक और एक बार नहीं है, और यह भी है कि पूरे देश में अभिषेक
आप या लोग तो खुद ही चर्चा सवाल और उठाते रहे। जानकारी के लिए कि पूरे देश आप लोग में तो जो खुद ही सवाल उठाते रहे एक वक्त में, जिसका जिक्र नवल किशोर कर रहे हैं। वही बात तो सही वो कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं वो। तो भाई शक आपको था, शक आज उनको भी है। जायज शक हो तब तो उस पर तफ्तीश हो सकती है, लेकिन जिनको शक की बीमारी हो जाती है, ये बीमारी लाइलाज होती है। और हमने शुरू से इस बात को कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी चुनाव के संदर्भ में, उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में शक हो सकता है। चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी जा सकती है, तफ्तीश भी हो सकती है, और हमें लगता है कि फैक्ट्स और फिगर्स पे ही चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक नैरेटिव सेट करना पूरी तरीके से गलत है। मैं बहुत विस्तार से एक बात बताना चाहता हूं आपको कि राहुल गांधी जी की स्थिति विपक्ष के साथियों की स्थिति वैसे ही विद्यार्थी की तरह हो गई है जिसको मालूम है कि परीक्षा सर पर है, उसने पढ़ाई नहीं की है, मेहनत नहीं की है, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही वो बहानेबाजी कर रहा है कि किन कारणों की वजह से पढ़ नहीं पाया। और कुछ महान विद्यार्थी इनकी तरह तो ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने के बाद कहते हैं कि हमने परीक्षा में बहुत बेहतर लिखा है, सब कुछ लिखा है, और जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो एग्जामिनर पर ही दोष मढ़ देते हैं, रीचेकिंग की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी बिहार आजकल बहुत आ रहे हैं, और बिहार आने के बाद उनको इस बात की स्थिति का जायजा हो चुका है कि आने वाले चुनाव में उनकी बुरी हार होगी, इसलिए चुनाव में हार से पहले चुनाव में हार तो कहा मोदी जी ने कह दिया नवल जी ने कुछ सवाल उठाए क्योंकि बिहार के संदर्भ में बात हो रही है, तो आप दोनों पार्टियां बड़ी हैं वहां पर। नहीं अब भाई इसको हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। मेरा बुनियादी सवाल है कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से बुनियादी सवाल है कि जिन जगहों पर इनकी सरकारें बनती है, सुन लीजिए ना, मुझे बोलने का मौका, ठीक है, जिन जगहों पर इनकी सरकारें बनती है, चाहे कर्नाटका की बात हो, तेलंगाना की बात हो, हिमाचल की बात हो, हमारा पड़ोसी बोले नवल जी बोलिए, झारखंड, वहां की कोalition गवर्नमेंट में इनके नासिर साहब एक मिनट, जिन जगहों पर इनके सांसद विधायक जीत जाते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं। नवल जी बोलेंगे, नासिर साहब एक मिनट, नवल जी बोलिए। लेकिन जैसे ही इनके सांसद हार जाते हैं तो फिर मसला क्या? आप इनसे पूछिए कि सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल का जवाब देने के बजाय अगर आप विद्यार्थी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो जदयू और भारतीय जनता पार्टी तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसा है जो कि कोई भी सफल होता है उसका चित्र अपने ऊपर चिपका लेती है। सवाल वो नहीं है, सवाल यहाँ पर बहुत मौलिक है, संवैधानिक है। संवैधानिक संस्थाओं में अगर हमारा विश्वास घट रहा है और उसके कई सारे आधार दिखते हैं, साक्ष्य दिखते हैं, तो जवाब देना चाहिए। आखिर 15 साल में कौन सा परिवर्तन हो गया कि डेमोक्रेसी एट रिस्क था 15 साल पहले, और वह आज वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुन हो गया है। हाउ कैसे बुन हो गया? उस समय आप बोल सकते हैं, समय कम में मुझे और भी लोग बताना चाहिए। और आपके साक्ष्य दिख रहे हैं कि आपने जान है कि जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी सीजीआई को हटा के, तो फिर कैसे जीत गए भाई? आप कैसे जीत गए? किस प्रक्रिया से जीते? नहीं, हम तो सरकार में आ रहे थे, वोटिंग की पद्धति से आप जीते नवल किशोर जी। हम तो सरकार में आ रहे थे, जहां आप जीते हम तो सरकार में आ रहे थे, आपने वोट दिया। लोकतंत्र की जीत होती है। और नवल जी जहां रिटायर्ड अधिकारी बता रहे हैं ना, आप छोड़ देते हैं किस मैं कह रहा हूं ना कि हम तो सरकार में आ रहे थे, हम तो सरकार में आ रहे थे, आपने रोका। आप कोई बता रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे थे। नवल जी कोई तथ्य है तो बताइए। बिल्कुल तथ्य है, सत्य है, ये तथ्य नहीं, सत्य लोकतंत्र का माहौल मत उड़ाइए कि कोई आपको नहीं रोकेगा। अगर आपके पास नंबर्स होंगे तो कोई नीतीश कुमार बन गए हैं और उनके चमचे रह गए हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उचित नहीं है। देख रहे हैं रोज बिहार की जनता ने आपको चुना ही नहीं है, देख रहे हैं हम। बिहार की जनता ने आपको चुना चलिए सर, 6:17 हो गया, 2 मेहमान और हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं, फिर आप लोगों के पास दोबारा आ जाऊंगा। आनंद दुबे जी, भाई जब इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि जितने सवाल उठाए गए थे उन सारे सवालों का जवाब 24 दिसंबर 2024 को अपलोड कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर और बता दिया गया, फिर ये बवाल क्यों हो रहा है? अंजित भाई नमस्ते जी। इलेक्शन कमीशन बहुत महान है और अब वो इतना महान है कि उस पर क्या करूं। वो तो वही महान है ना कि जो कहता है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है और असली राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार की है। बाद में मामला कोर्ट में गया, अभी कोर्ट का निर्णय, अंतिम निर्णय आएगा तो उस बार और मुंह की शायद इलेक्शन कमीशन को खाना पड़ेगा। देखिए, विषय इलेक्शन कमीशन का ही सिर्फ नहीं है। विषय है कि जो सरकार के अधीन हो गए हैं संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, नार्कोटिक्स का विभाग हो या फिर चुनाव आयोग, इन पर सवाल या इन पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठते हैं? कोई ना कोई कमी होती है,
कहीं न कहीं आग लगी होती है तभी धुआं उठता है। महाराष्ट्र में एक सोलापुर जिला है, सोलापुर जिला में एक गांव है मार्कड़वाड़ी, वहां की आबादी है 2000 के करीब। 1000 लोगों की पोलिंग होती है, मतलब 50%। उसमें से 900 लोग 800 लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। पूरा गांव सड़क पर आ जाता है, कहता है हम 2000 में से 1800 महाविकास आघाड़ी के साथ है, 200 से ज्यादा कोई यहाँ वोटर नहीं है, ये 800 वोट कहाँ आ गए? क्या होता है, बैलेट पेपर पे चुनाव की बात होती है, प्रशासन इतना घबरा जाता है कि बैलेट पेपर की व्यवस्था नहीं करवा पाता। तो इसका मतलब कि जरूर संदेह है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं भारत में। नेता प्रतिपक्ष कोई छोटा पद नहीं होता, प्रधानमंत्री के समतुल्य पद होता है। अगर नेता प्रतिपक्ष एक सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं लापरवाह है, कहीं न कहीं सरकार के अधीन या गुलाम बनकर काम कर रहा है, तो जरूर इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो हो ही रही है आनंद दुबे जी, बिल्कुल वही चर्चा तो वही हो कह रहा हूं। लेकिन तो मेरा सवाल ये है, तर्क के साथ मेरा तर्क के साथ होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जिन गांवों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन गांवों का जिक्र आप कर रहे हैं, उसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि 1440 वीवीपैट स्लिप मिलाई गई और वो सारी स्लिप सही हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा ये कहना है आपसे, क्योंकि हम लोग सब लोग लोकतंत्र में हैं, लिखिए आप भी चुनाव आयोग की चिट्ठी, आप कह दीजिए कि भाई ये गड़बड़ी हुई है, इसको आप जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग जब ये कह रहा है कि हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह से फिर बदनाम करने की जरूरत क्या है? कैसे? बस बहुत बढ़िया सवाल। चुनाव आयोग कह रहा है कि आइए हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हाँ, हम चुनाव आयोग के पास गए और कहा असली शिवसेना हम है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाई और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी मैं देखिए उसमें पढ़ना नहीं चाहता, नहीं आनंद जी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि विषय वो नहीं है। पढ़ना यहाँ विश्वसनीयता का सवाल जिस है। दिन उस पर चर्चा होगी, 2 बार विश्वास नहीं कर सकते। उस दिन इस पर चर्चा जरूर करें। कृष्णा हेगड़े जी, भाई आप सरकार में हैं, वहां पर वो ये कह रहे हैं कि आपने सीधा मैं कह देता हूं, वो नहीं कह रहे, बट सीधा उनके कहने का मतलब है कि बेईमानी से सरकार बनाई आपने। अंजित भाई, जनता की दरबार में हम जीते। हाँ। लोकसभा में भी इनसे ज्यादा सीट, इनसे ज्यादा परसेंटेज हमको मिला और विधानसभा में हमने इनको इतना बुरी तरह से हराया, बेचारे अभी तक उठ नहीं पाए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने गलती की, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को आप हमारे साथ ले लिया। अरे जनता आपके साथ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप भरोसा नहीं करते, हाई कोर्ट के ऊपर आप भरोसा नहीं करते, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप भरोसा नहीं करते। और मार्कड़वाड़ी जो गांव है, वहां पर ऑब्जर्वर में ही था उस विभाग का, उस डिस्ट्रिक्ट का। मैं कहना चाहता हूं वहां पर भी महाराष्ट्र में 50,000 गांव हैं। अगर हर गांव ने कहा है कि हमको अलग से इलेक्शन चाहिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन को आपको बर्खास्त करना पड़ेगा। तो एक न्यायिक प्रक्रिया जो है, एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, उसको देश फॉलो करता है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी उस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी के जो आरोपों का मैं जवाब देता हूं। 1999 में वोटर्स की वृद्धि हुई, कौन जीता उसके बाद? कांग्रेस पार्टी। नहीं सर, हमने वो गिना दिया सर, हमने वो 4 से लेके 24 तक गिना दिया था। नासिर साहब ने जब सवाल किया था। आनंद जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आनंद जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, हाँ जल्दी से पूछ लीजिए। देखिए, जब हम तुलना करते हैं अंजित भाई, चुनाव आयोग के कमिश्नर रहे थे टीएन सेशन साहब। हाँ। टीएन सेशन साहब की तुलना जब आज के वर्तमान के कमिश्नर से होती है तो दुख होता है कि टीएन सेशन साहब जो काम करते थे, तो प्रधानमंत्री जी के भी अगर कोई ऊपर आरोप लगता था तो उसके लिए भी वो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते थे। आज की जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त होते हैं, ये सरकारों की अनुकंपा पे जीवित है, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये एक बार भी सरकार के खिलाफ कृष्णा हेगड़े साहब, मैं एक सवाल आपसे, एक सवाल और आपसे, बीएमसी का चुनाव भी मैं अगर सही हूं तो आने वाले वक्त में भी मुंबई में है, तो कहीं उसके लिए तो नहीं ये पूरा माहौल बन रहा है? देखिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। 35 साल। अरे भाई साफ कह रहे हैं वो। कृष्णा हेगड़े जी कैसी बात कर रहे हैं आप? 5 पॉइंट में उन्होंने साफ कहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दोबारा बता देता हूं क्या कहा उन्होंने। नहीं, मैं कहता हूं ना, 5 पॉइंट में साफ कहा है उन्होंने। नहीं, साफ मैंने आपको कहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई जो बच्चा है फेल होने वाला है, उसको पता है वो पास नहीं होगा, तो पहले से ही बहाना बनाने शुरू करता है
बिहार में 35 साल से कांग्रेस जीती नहीं है। चलिए ठीक है आने सर, वाले मैं 5 पॉलिटिकल साल में बात भी वो करना ही नहीं जीतने वाली चाहता, नहीं छोड़ है। दिए सर, नहीं छोड़ नहीं, दिए वो सर। जीतने वाले कोई नहीं है। कोई तो हाँ अभी ठीक से है सर, बहाना वो बनाना आपका शुरू पॉलिटिकल कर दिया मसला है, उन्होंने। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। नवल किशोर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं उस पर बात करता हूँ सर, लेकिन आनंद दुबे जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। एक सवाल का जवाब, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं अब? राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी चचेरे भाई और मौसेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं। बहुत साल एक साथ उन्होंने काम किया है, दोनों ब्रांड हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे एक ब्रांड है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक जीवन में कभी कभी बहुत सारे समझौते करने होते हैं, राष्ट्र हित में, राज्य हित। आज महाराष्ट्र के बहुत संख्यक, बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि दोनों ठाकरे को एक होना चाहिए। क्यों? सामने जो एक सरकार बैठी है जिसकी कुनीतियां हमारे राज्य के लोगों पर लागू हो रही हैं, वो घातक हैं। उनसे बचने के लिए दोनों ठाकरे अगर एक आते हैं तो स्वागत योग्य कदम है। कल ही हमारे नेता से उद्धव ठाकरे जी ने आएंगे कि नहीं आएंगे जो महाराष्ट्र तो आप तो अंदर के आदमी हैं, मैं वही कह रहा हूं, सीधा मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, अंदर की जानकारी दोनों नेता भाई भी हैं, दोनों दोस्त भी हैं। ये तो ठीक बात है, मैं पूछ रहा हूं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये बताइए। अभी ये बहुत ही जल्दबाजी होगी कहना कि एक ये तो राजनीतिक बात हो गई, परिचित हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब अंदर की बात बताइए। संवाद तो जारी है और दोनों बड़े नेता सक्षम हैं आपके सामने आकर। ठीक है कृष्णा जी, जल्दी से मैं गोपाल जी के पास जाऊंगा। देखिए, राज ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी, नारायण राणे जी और बहुत सारे विधायक और सांसद उद्धव ठाकरे जी के साथ पहले काम कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो फिर से उनके साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है सर, ये परिवार का अंतर्गत मामला है, लेकिन ये नामुमकिन है। ठीक है गोपाल अग्रवाल जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, नासिर साहब को भी रखिए और गोपाल अग्रवाल जी को मैं आ रहा हूँ। गोपाल अग्रवाल जी, अगर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, भाई उनको मैंडेट है इसलिए विपक्ष के नेता हैं, अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पर मुझे शंका है, तो उनके शंका का समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, उनकी शंका का समाधान कौन करेगा? बीजेपी करेगी या इलेक्शन कमीशन करेगा? प्रश्न उनके इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने अभी फिर से कह दिया कि 24 दिसंबर को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने ये सारे प्रश्न उठाए थे जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है और वो उनकी वेबसाइट पे भी है। ये जो कांग्रेस राफेल में देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक वही झूठ नहीं सर, मुद्दे पर ही रहे, इसी पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसी पे तो जवाब दे दिया ना इलेक्शन कमीशन ने, बार बार जवाब दे दिया है। गोपाल राय जी क्या जवाब दे दिया? वीवीपैट पे भी दे दिया। नहीं, क्या जवाब दे दिया? इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया बताइए? इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? कुछ भी जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने उनसे वोटिंग लिस्ट मांगा कि आप विद फोटोग्राफ दीजिए, आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन से हम पूछते हैं महाराष्ट्र में 18 करने के लिए सुनिए गोपाल जी, वीवीपैट पे भी आपने करा ना यही सारी चीजें, वीवीपैट पे भी आपने यही किए। नहीं चाहिए सुनिए, आप बताओ ना फिर ये क्या है? कर्नाटक में आप कैसे जीते अगर आप इन्हीं तरीकों से जीते? अगर मैं झारखंड में जीत जाऊं, कश्मीर में जीत जाऊं या तेलंगाना में जीत जाऊं, तब भी ये सवाल जिंदा रहेगा कि ईवीएम में हैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ये तो उसका जवाब दे तो दिया है, नहीं हो रही है। आप जवाब को मानते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हरियाणा के इलेक्शन पे हमने सवाल उठाया था, आपको जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है जो देंगे। वोटरों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया, ये सवाल उठाए थे। सवाल से आप भाग रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र, सुन लीजिए बात सुनिए, महाराष्ट्र सुनिए, आप बात सुनिए, कमीशन आपको टेक्निकल जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब आपके लिए बैटिंग करेगा तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल करेंगे। हम किससे सवाल करेंगे? सवाल करने चाहिए। कौन करेगा? हमारे बाद जब जवाब दे देते हैं तो उसको सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन का काम है हमारे शंका को दूर करना। इलेक्शन कमीशन हमें सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं जवाब दे रहा था कि महाराष्ट्र में 9 करोड़ 54 लाख वोटर हैं, तो आज रजिस्टर्ड वोटर 9 करोड़ 70 लाख से हो गए? ये कौन बताएगा? महाराष्ट्र में कौन बताएगा? काउंटिंग बताती है 9 करोड़ 54 लाख वोटर होना चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर 9 करोड़ 70 लाख बनता है। इसका जवाब कौन देगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करेगी तो हम ये सवाल उठाएंगे। हमारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। क्यों नहीं? जब विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने आवाज उठाया है, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन घुमा रहा है, इसलिए
इसलिए हम करेंगे। सवाल उठाए। आप आप हमें ये narrative मत बताइए create कि करना आप तेलंगाना चाहते में हैं। जीत गए एक और चाहे बिहार दूसरे के स्टेट में जीत पॉजिटिव, गए। ये सवाल बिहार खत्म हो के गए। लिए ये हार के सवाल लिए जिंदा है। एक ये narrative सवाल create रहेगा करना कि चाहते हम हैं इलेक्शन कमीशन और से पूछेंगे आखिर ये क्यों हुआ, प्रजातांत्रिक कैसे इंस्टीट्यूशंस हुआ। को ये कमजोर जवाब करने देना का इलेक्शन narrative। कमीशन ऑफ इंडिया की फर्ज नहीं, बनता लेकिन है। नासिर साहब मुझे एक चीज बताइए सर, एक करके सर। नासिर साहब, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में भी वही होगा, तो इसका मतलब ये है ना कि वो हार मान चुके हैं। इसका मोटा मोटा अगर अंदाजा लगाया जाए तो नहीं, आप देखिए मुद्दों से आप भटक रहे हैं। आप रोमिंग में ये वोट लाइए सर मुझे मुद्दे पर। नहीं, मैं मुद्दों से अगर भटक रहा हूं, मुझे मुद्दे पर लाइए, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बात कही है, वही सवाल कर रहा हूं। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया उसकी बात को समझिए। आप उसके बुनियाद में नहीं जा रहे। आखिर ये वोटर रोमिंग में कैसे हैं? 72 लाख वोटर अगर महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, ये वोट एक ही नाम के वोटर महाराष्ट्र में कई जगह पे कैसे मिल जा रहे हैं? सर बता तो दिया आपको, आंकड़े दे तो दिए आपको, 4 से लेके 24 तक का। नहीं, आप नहीं, आप सुनिए, वो आप 18 साल से ज्यादा के कितने हैं महाराष्ट्र में? 9 करोड़ 54 लाख रजिस्टर्ड वोटर, 9 करोड़ 70 लाख। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अरे कहां से आप सुन लीजिए, गोपाल जी को भी सुन लीजिए। नासिर साहब, अब गोपाल जी को सुन लीजिए, फिर बाकी 4 लोग और हैं, उनके पास गोपाल जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है डेटा के ऊपर जवाब कौन देगा? इन प्रश्नों का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, ना कि बीजेपी पार्टी देगी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, उन्होंने उन डेटा के ऊपर जवाब दिया है। 24 दिसंबर को जवाब दिया है। कांग्रेस उन जवाबों को मानती नहीं है, वो एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है। हमारे डेमोक्रेटिक, वो विदेशों में जाके कहते हैं कि देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है, देयर इज नो स्टेट इन द कंट्री। नहीं गोपाल अग्रवाल जी, एक करके सर, प्लीज सर, एक करके, समय कम बचा है। अभी कहा गया कि समय कम बचा है, प्लीज सर। गोपाल अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं, एक से नासिर साहब 1 मिनट, आ रहा हूं आपके पास। गोपाल अग्रवाल जी, बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि जब आप चयन प्रक्रिया से सीजीआई को हटाते हैं और वहां एक केंद्रीय मंत्री को लाते हैं, तो आप लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं। इसका सीधा जवाब मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, कैबिनेट जो है संवैधानिक पोस्ट है। आप कितने इंस्टीट्यूशंस के सिलेक्शन में आप अगर सीजेआई को ही सब मानते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रक्रिया के अंदर जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं, उन सबको आपको निष्पक्षता के ऊपर आपको मानना पड़ेगा। नासिर साहब, सवाल आपसे नहीं था, गोपाल जी से था, प्लीज। अगर इलेक्शन कमीशन को ये नहीं मानते तो इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, पूरी प्रक्रिया है, ये कोर्ट में जा सकते हैं, या उसके बाद उन प्रश्नों को इलेक्शन कमीशन पे खड़ा करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन उनका जवाब देता है। फिर भी नहीं मानते तो ये तो क्वेश्चन नैरेटिव खड़ा करने के लिए करते जाते हैं, हर चीज पे क्वेश्चन करते हैं। ओके सर, प्रक्रिया को, संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक प्रक्रियाओं को किसी भी तरह नहीं मानते, तो इसका तो मतलब नासिर साहब, अब मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप सीधा जवाब देंगे, फिर बाकी 4 लोग और हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने खुला चैलेंज दिया और 10 दिन का समय दिया कि भाई आइए बताइए ईवीएम में क्या दिक्कत हो सकती है, हैक करके दिखाइए, तब आप नहीं गए। गया कौन? एनसीपी और सीपीएम। आप जाते, बताते कि ऐसे हैक होता है, ऐसे गड़बड़ी होती है, तब आप नहीं गए साहब। अब बैठ के बस केवल कहना है कि हो जाता है गड़बड़ी। नहीं, हैक करने की बात नहीं, मैनिपुलेट करने की बात है। अगर एक मशीन पे 10 वोटर एक्स्ट्रा बढ़ा दे 5 पर, तो उसमें हम वहां पे कैसे जांच कर सकते? अचानक मैनिपुलेटेड किया जाए, आपको जाना चाहिए था। आप अगर जाते तो ये लगता कि आपकी इन बातों में गंभीरता है। आप गंभीरता है, हम कह रहे हैं ना, हम तो फिर गए क्यों नहीं? बीजेपी ने किस तरह से वोटों का मैनिपुलेट किया वो हम आंकड़ा दे रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज ही कहा है, नासिर साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज ही कहा है कि सबके सामने ये सब होता है। भारत सरकार ने एक एफिडेविट दिया है 1961-93 में कि हम जवाब नहीं दे सकते कोर्ट के अंदर। हम कोर्ट में भी गए, आपको पता नहीं है, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, गोपाल जी ये कह रहे हैं भाई जवाब देना हमारा काम नहीं, जवाब देना इलेक्शन कमीशन का काम है। जो बुनियादी सवाल था वो सर मैंने पूछ लिया। अब अभिषेक झा और नवल किशोर को लाइए। नहीं, अभिषेक झा जी का एक सवाल था कि उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि कांग्रेस झारखंड में जीत जाती है, तेलंगाना में जीत जाती है। कांग्रेस जहां जीतती है वो मतलब नहीं है कि जीत जाती है। हमारे सवाल वहां भी जिंदा है जहां हम हार रहे, हम हार कोई बात नहीं सर, जाने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा तो ये संवैधानिक पार्टियों का क्या काम है? हम जीतने हारने की बात नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर और अभिषेक झा रहे हैं। सुनिए ना। ओके सर, अब हो गया सर, वक्त कम है, माफी चाहता हूं सर। बोलिए नवल किशोर जी।
नवल किशोर बोले, फिर आप अभिषेक जी बोल लीजिएगा। देखिए सवाल बिल्कुल साफ है कि अगर डाउट है तो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी बनता है कि उसको क्लियर करे। और एक बार नहीं है, कई सारे उदाहरण हैं। आपने बोला ना, देखिए यहाँ पर सवाल इलेक्शन कमीशन जरूर है, लेकिन यह भी देश में सच्चाई सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में है, खास दबाव में है। और चुनावी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को देखें तो वहां पर भी दिखता है कि जो 2 लोग मिलकर उनको चुने, उनके खिलाफ में वो कैसे जाएं। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो टीएन सेशन बन जाएंगे, और ऐसा दिखा भी नहीं, एक बार भी पिछले 10-11 साल में नहीं दिखा जबकि चुनाव आयोग ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे लगे कि वो निष्पक्ष हो। आपने देखा नवल जी, अगर आप पहले ही जाके बोल देंगे कि ऐसा हुआ है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर नहीं होता है। मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं सर। नहीं सुनिए, एक लास्ट पॉइंट देखिए, 17C देना चुनाव आयोग का कर्तव्य है, ड्यूटी है। मैंने पिछले चुनाव में, मैं खुद चुनाव में, बिहार के चुनाव में इन्वॉल्व था, 17C मांगते हमारे कार्यकर्ता थक गए, वहां के पीठासीन अधिकारी ने दिया। अब क्या करिएगा, लाठी से उनको मारिएगा? भाई अभिषेक जी, जब चुनाव आयोग इंश्योर नहीं कर सकता 17C, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अभिषेक जी बोलिए। तब तो इसका मतलब है गंभीरता है हमारे सवाल में। अभी कुछ देर पहले हमारे कांग्रेस और सभी विपक्ष के साथी कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाने का ये अभियान इनकी तरफ से है, कि चुनाव आयोग पर जो सवाल है वो सवाल मौजूद हैं। हमें लगता है कि लोकतंत्र बचाने की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस पार्टी को बचाने की बात हो रही है। हम चले आते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं, 2020 में तो लगभग 80 सीटें राष्ट्रीय जनता दल को चली जाती है, और फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इनके 4। एक काम करें, इनसे बुलवाइए, मुझे इस तरह का डिबेट नहीं पसंद है। उन्होंने अपनी पाली में कहा, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब मुझे बोलने का मौका चाहिए। बिल्कुल नहीं। नवल जी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आप बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोले थे। बिल्कुल इस तरह 4 सांसद, अरे एक ही बार 4 बार रिपीट कर रहा है। कोई बात नहीं, बोलिए अभिषेक भाई, बोलिए। आप ही बोल लीजिए। ठीक है, बुलवाइए, इनसे बुलवाइए। नवल जी 1 मिनट सर, प्लीज सर, वो समय कम है, प्लीज सर, अभिषेक जी को बोल लीजिए। अभिषेक जी बोलिए। अभिषेक, प्राइम टाइम की डिबेट का एक डेकोरम होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभिषेक जी बोलेंगे। एमपीज जीत करके आते हैं, तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है ना। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जो पार्टी, जो गठबंधन, जो प्रत्याशी जिस हिसाब से लड़ते हैं, जनता अपना आशीर्वाद देती है। मैं आज भी कहता हूं कि किसी को कहीं कोई चरणों में है, और क्यों करा रहे हैं ऐसा डिबेट भाई? अब उनको लगता है कि यहीं से बोल के चुनाव जीत जाएंगे, मैं क्या करूं सर? उनको लग रहा है यहीं से वो इलेक्शन जीत जाएंगे, मैं क्या करूं सर? आपने देखिए, होता क्या है ना, देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आपसे, कि जब हमारे विपक्ष के साथी इस तरह की बातें कहते हैं तो एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है पूरे देश में। एक काम करिए, बुलवाइए इनसे, मैं डिबेट से चला जाता हूं। मैं काम करता हूं, मैं डिबेट से भाई नवल जी सुन लीजिए ना, उनको समय कम है, निवेदन रिक्वेस्ट है आपसे। ये कोई तरीका है? नवल जी रिक्वेस्ट है, नवल जी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। अभिषेक जी बोलिए। ये कोई तरीका है डिबेट? ठीक, अभिषेक जी कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं बोलेंगे वो, उनकी आवाज को डाउन कराइए। बोलिए। देखिए, होता यह है कि आप लोग बहुत जिम्मेदार चैनल है, सारे चैनलों पर डिबेट हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं, कि जब विपक्ष के साथी इस तरह के सवाल उठाते हैं, बिना तथ्यों को उठाते हैं, बहस होती है, चिल्लम चिल्ली होती है, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो आप देखते हैं कि मतदाता मालिकों में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पता नहीं किस फिशी चीज की और किस षड्यंत्र की चर्चा हो रही है। जब हमारा वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो हम वोट देने नहीं जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के कंफ्यूजन, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं। तो देखिए, किसी राजनीतिक दल के सवाल उठाने से मतदाता ऐसा नहीं होगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आनंद दुबे जी, इस बार का बीएमसी चुनाव क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर लड़ेंगे? आनंद दुबे जी, अजीत भाई, पिछले 30-32 वर्षों से लगातार महानगर पालिका पर शिवसेना की सत्ता रही है। हम अच्छा काम करते हैं, इसीलिए बार बार हमें चुन के दिया जाता है। फिलहाल तो गठबंधन करना हमारे वरिष्ठ नेताओं के हाथ में है, लेकिन हमारे नेता श्री आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में हमने काम शुरू कर दिया है। 9 तारीख को ही मुंबई के मुलुंड के कालिदास हॉल में एक बहुत बड़ी सभा है, जिसमें सभी पूरे मुंबई के शिव सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, उनका मार्गदर्शन होगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी भी वहां आएंगे। तो ऑलरेडी हम तैयार हैं। हमारी लड़ाई बहुत
ताकतवर लोगों से है। तो जब ताकतवर लोगों से लड़ाई होती है तो तैयारी भी बहुत ताकत वाली होनी चाहिए। सामने बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी है और भी छोटे मोटे दल है, सबसे हमें सामना करना, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने काम पर, अपने नेता पर, अपने नेता के नाम पर, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है, मुंबई मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब मुंबई, तो ये जो धारणा है और ये जो ठाकरे ब्रांड है ये इतना उपयोगी होता है। चलिए देखते हैं सर, ठाकरे ब्रांड आप अंदर की बात नहीं बता रहे, आनंद भाई आप अंदर की बात नहीं बता रहे, लेकिन ठीक है। कृष्णा की बात जरूर नेता बताएंगे। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं। राहुल गांधी देश में भी सवाल उठाते हैं और बोस्टन में 20 अप्रैल 2025 को भी उन्होंने ये बात दोहराई थी। आप गठबंधन में हैं बीजेपी के, तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आप ही लोग थोड़ा इनका सहयोग कर दीजिए, भाई इलेक्शन कमीशन से आप ही लोग कह दीजिए कि जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, एक जो नासिर भाई भी कह रहे थे उनका जवाब भी देना चाहता हूं और दूसरे जो पैनलिस्ट है उनका भी जवाब। हमारा जो गेम चेंजर स्कीम था लाडकी बहन, वहां पर लगभग 5% जो 5% अधिक महिलाओं ने वोटिंग की और इसके लिए आंकड़ा बढ़ा है। तो इसके लिए जो आंकड़ा है पब्लिक डोमेन पे है और हमारी भारी जीत इस गेम चेंजर स्कीम के वजह से हुई है। दूसरी बात यह है कि आनंद दुबे जी अर्ध सत्य बता रहे थे। जब ये सत्ते में आए तब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ थी, अब शिवसेना हम है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाली बीएमसी इलेक्शन जो है हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि 35 साल से जो उद्धव ठाकरे जी का भ्रष्टाचार है मुंबई में। चलिए सर, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल अग्रवाल जी, नासिर साहब, अभिषेक झा जी, आनंद दुबे जी, कृष्णा हेगड़े जी और प्रोफेसर नवल किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी आने वाले वक्त में बिहार चुनाव है और भी इस तरह के बयान आएंगे, इंतजार करते रहिए। लेकिन यह है कि इस पर सियासत खूब होगी, ये बात तय हो गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट।